अमेरिका के टेनेसी राज्य के नैशविल शहर का मशहूर वॉर मेमोरियल 8 नवंबर साल 2000 रात के 1 बज चुके थे। कई घंटों से हो रही हल्की बूंदाबांदी अब बारिश में बदल गई थी। स्टेज पर पोडियम और टेलीप्रॉम्प्टर लग चुके थे। हजारों की तादाद में आई जनता बारिश के बावजूद जोर शोर से नारे लगाए जा रही थी। कह रही थी, हमें अपने नेता को सुनना है। नेता कौन? एल गोर। उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति और 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार। अमेरिका के हालिया इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि 1 नवंबर के बाद का पहला मंगलवार बीत जाने के बाद भी देश को अगला राष्ट्रपति न मिला। जॉर्ज बुश या एल गोर, यहां से शुरू हुआ 1 महीने से ज्यादा चलने वाला सियासी कंफ्यूजन, जो 12 दिसंबर 2000 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाकर थमा और अंततः जॉर्ज बुश विजयी हुए। तो ऐसा क्या हो गया था इस इलेक्शन में जो रिजल्ट आते आते 1 महीने से ज्यादा लग गए? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रोसेस जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं हमारी खास सीरीज पोटस के इस तीसरे एपिसोड में। नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के बाद राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवार और उनकी पार्टियां देश भर में चुनाव प्रचार में जुट जाती हैं, जैसा भारत में होता है। अब की बार मोदी सरकार या फिर काम बोलता है, इसी तर्ज पर नारे और होर्डिंग्स की बाढ़ अमेरिका में भी आ जाती है। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने ढंग से जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लगभग कुछ भारत के चुनावों की तरह। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जरा एक और चीज सोचिए, कितना शानदार दृश्य होता अगर भाजपा और कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बहस करते और जनता उन्हें लाइव सुन रही होती। भारत के लिए ये काल्पनिक है, लेकिन अमेरिका में ये एक हकीकत है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के बीच लाइव बहस, और यूएस ही नहीं पूरी दुनिया इन डिबेट्स में खूब दिलचस्पी लेती है। जिन चैनलों पर ये डिबेट्स प्रसारित की जाती हैं उनके व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, टीआरपी आकाश छूने लगती है। बाकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरह ही ये डिबेट्स भी हमेशा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का हिस्सा नहीं थी, ना ही अमेरिकी संविधान में इनका कोई जिक्र मिलता है। लेकिन आज की तारीख में इनके बिना अमेरिकी चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली बार दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को एक ही मंच पर लाने की कवायद शुरू हुई 1956 में, जब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्टूडेंट्स ने दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को अपने कैंपस में एक डिबेट के लिए न्योता भेजा। लेकिन इन सारी कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकला और इन चुनावों में डिबेट्स नहीं हो पाई। बावजूद इसके छात्रों का प्रस्ताव मीडिया में खूब प्रचलित हुआ और अगले राष्ट्रपति चुनाव में डिबेट्स आयोजित कराने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी के चलते अगले इलेक्शन में यानी 1960 में पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी के सामने थे रिपब्लिकन कैंडिडेट रिचर्ड निक्सन। यहीं से शुरुआत हुई अमेरिकी चुनावों में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की। इन डिबेट्स में कैंडिडेट सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और देश के भविष्य को लेकर अपने प्लान और विजन जनता से साझा करते हैं। अमूमन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच 3 और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच 1 डिबेट होती है। इन डिबेट्स को मॉडरेट करने की जिम्मेदारी किसी जाने माने पत्रकार को सौंपी जाती है। अलग अलग समय पर डिबेट्स के फॉर्मेट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो क्या इन डिबेट से चुनावी परिणामों पर कुछ असर पड़ता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। आमतौर पर इस बहस में विवादित मुद्दों पर ही बात होती है। इन डिबेट से ऐसे लोगों को मतदान करने में आसानी होती है जिन्होंने पहले से किसी कैंडिडेट या पार्टी को जिताने का मन नहीं बनाया है। मतलब ऐसे लोग जो मुद्दों और उन पर दी गई उम्मीदवारों की राय के हिसाब से अपना वोट डालते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के उलट कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो पारंपरिक रूप से किसी एक पार्टी के वोटर होते हैं और वो उसी पार्टी के लिए मतदान करते हैं। ऐसे लोगों के आधार पर ही अमेरिकी राज्यों को रेड स्टेट, ब्लू स्टेट या स्विंग स्टेट का दर्जा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ऑरेगन, मैरीलैंड और मैसाचुसेट्स जैसे राज्य पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवारों को जिताते आए हैं, इसलिए इन्हें डेमोक्रेट्स के लिए सेफ स्टेट समझा जाता है। और चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, इसलिए इन राज्यों को ब्लू स्टेट कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिसिसिपी, अलाबामा और आइडाहो जैसे राज्य जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार को चुनते हैं, उन्हें रेड स्टेट की संज्ञा दी जाती है।
भारत में कहते हैं ना कि फलाना गांव या फलाना सीट भाजपा का गढ़ है या कांग्रेस का गढ़ है, बस ऐसे ही यूएस में ब्लू स्टेट मतलब वो राज्य जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ हैं और रेड स्टेट मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ हैं। इन दोनों कैटेगरी से अलग कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अलग अलग चुनावों में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों को जिताते आए हैं। जैसे फ्लोरिडा ने साल 2000 और 2004 में रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए वोट किया था, वहीं 2008 और 2012 में डेमोक्रेट्स का दामन थाम लिया। फिर 2016 के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को जिताया। ये वो राज्य हैं जिनका हर 4 साल बाद मिजाज बदल जाता है। इन राज्यों को स्विंग स्टेट कहा जाता है क्योंकि ये झूलते हैं यहां से वहां। दोनों पार्टियां ऐसे झूलने वाले राज्यों को अपने पाले में कर लेना चाहती हैं। पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाते हुए राज्यों की इन 3 कैटेगरीज का खूब ध्यान रखती हैं। इन डिबेट्स और कैंपेनिंग के बाद अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों की ओर बढ़ता है। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान एक साथ एक ही दिन होते हैं। मतलब हमारे देश जैसा अलग अलग फेजेस वाला मामला नहीं है। 1 नवंबर के बाद आने वाले पहले मंगलवार के दिन पूरे अमेरिका में वोटिंग होती है। यानी वोटिंग 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किसी भी दिन हो सकती है। इस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है। 2020 में 3 नवंबर को इलेक्शन डे पड़ रहा है। ये मतदान कैसे होता है? अलग अलग राज्यों में मतदान की प्रक्रिया थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये भारत के आम चुनावों की तरह ही होती है। भारत की तरह ही कहीं बैलेट बॉक्स में मतदान होता है तो कहीं ईवीएम, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, को काम में लाया जाता है। इसके अलावा जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं उन्हें मेल के जरिए भी अपना वोट भेजने की अनुमति होती है। सारी प्रक्रियाएं राज्यों के कानून और स्वविवेक पर निर्भर करती हैं कि वो किस तरह से मतदान करवाना चाहते हैं। अब आते हैं वोटों की गिनती पर। अमेरिका में भारत की तरह मतदान की गिनती के लिए कोई अलग से दिन निश्चित नहीं किया जाता है। यहाँ वोट पड़ने के तुरंत बाद ही गिनती शुरू हो जाती है और कई बार तो इलेक्शन डे वाले दिन ही विजेता का पता चल जाता है। लेकिन मेल से आए हुए वोट्स कई दिन बाद तक पहुंचते हैं और उन्हें गिनने में समय भी लगता है। तो क्लोज इलेक्शन में कई बार आगे चलकर रुझान पलट भी जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक शब्द मेंशन किया था, इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वोटर्स सीधे सीधे अपने मनपसंद राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करते। ये बात आप अभी तक समझ चुके होंगे। बल्कि ये लोग उन उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे इलेक्टर्स को चुनते हैं और ये इलेक्टर्स आखिर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। उसे अच्छे से समझने के पहले जरा एक बार हम फिर पिछले एपिसोड में चलते हैं। हमने एक लाइन से शुरुआत की थी, कच्चे लिंटर, बांस और बल्लियों का बिल्डिंग बनाते समय बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन एक बार मकान या इमारत बन जाए तो फिर इनका कोई उपयोग नहीं रहता। हमें इन्हें तोड़ना, हटाना, गिराना पड़ता है। तो याद रखिए कि इलेक्टर्स और इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में भी यही बात लागू होती है। अमेरिकी संविधान के दूसरे आर्टिकल के सेक्शन 1 के दूसरे क्लॉज में इलेक्टोरल कॉलेज का जिक्र आता है। ये हर राज्य के चुने हुए इलेक्टर्स की एक ऐसी बॉडी है जिसका गठन हर 4 साल में एक मर्तबा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज का एकमात्र काम होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। मौजूदा समय में इलेक्टोरल कॉलेज में 538 सीटें हैं। ये 538 वाला आंकड़ा कहाँ से आया और इसमें अलग अलग राज्यों का कितना योगदान है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और केंद्र में सरकार चलाने के लिए 2 सदन हैं। भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह आप कुछ समझ लीजिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। इन दोनों सदनों की बात हम चौथे एपिसोड में विस्तार से करेंगे, जो हमारा अगला एपिसोड होने वाला है। सेनेट, जिसकी तुलना हमारे देश की राज्यसभा से की जा सकती है, उसमें हर राज्य से 2 लीडर आते हैं, इसलिए ये 100 सदस्यों का हाउस होता है, 15-2। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हर राज्य से कितने सदस्य आएंगे, ये डिपेंड करता है राज्य की जनसंख्या पर। यूं तो जनसंख्या के अनुपात में हर राज्य का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक कोटा फिक्स है और इन सबको जोड़ दिया जाए तो संख्या आती है 435। दोनों हाउसेस की सीटों को जोड़ दें तो संख्या हो गई 535। अब इसमें राजधानी वॉशिंगटन डीसी की 3 सीटें मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 538, जो इलेक्टोरल कॉलेज का टोटल नंबर है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य होंगे। बेशक ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के संख्या बल से डिसाइड होता है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के सदस्यों से मिलकर ही बना होता है।
नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अलग हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के अलग। बल्कि फेडरल नियम तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इलेक्टर नहीं बन सकता जो किसी भी सदन का सदस्य हो या उसके पास कोई लाभ का पद या कार्यालय हो। अमेरिका में 50 में से 48 राज्यों में विनर टेक्स ऑल वाला सिद्धांत काम में लाया जाता है। मतलब इन 48 राज्यों में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट्स मिलेंगे उस पार्टी को राज्य के सभी इलेक्टर वोट्स मिल जाएंगे। इसलिए अमेरिका में रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट का महत्व है। पॉपुलर वोट क्या होते हैं? लोगों के वोट। इसे कैलिफोर्निया वाले उदाहरण से समझते हैं। याद रखिए कि जनसंख्या के आधार पर कैलिफोर्निया में सबसे अधिक 55 इलेक्टर वोट्स हैं। कैसे? कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आने वाले सदस्यों की संख्या 53 है और सेनेट के सदस्यों की संख्या 2। तो कुल इलेक्टर वोट्स कितने हुए? 55। अब मान लीजिए कि कैलिफोर्निया राज्य में 110 लोग रहते हैं और 100 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया है, जिसमें से 70 लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया और 25 ने रिपब्लिकन को। 5 वोट किसी छोटी मोटी पार्टी के कैंडिडेट को मिल गए या निर्दलीय कैंडिडेट को चले गए या फिर अमान्य हो गए। मुद्दा यह है कि सबसे ज्यादा वोट या सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स को मिले और इसलिए उसे कैलिफोर्निया के सारे 55 इलेक्टर वोट्स मिल जाएंगे। इसलिए कैलिफोर्निया जैसे 48 राज्यों के लिए कहा जाता है विनर टेक्स ऑल। इसे ऐसे भी समझिए, एक इंडिया के उदाहरण में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में होता तो कैसे होता? मान लीजिए यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने कुल जीती थी 62 सीटें। कुल 50% वोट पाए। सीटें हो या वोट, भाजपा दोनों में ही सबसे आगे थी, लेकिन उसे 62 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर विनर टेक्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट लागू होता तो उसे पूरी 80 सीटें दे दी जाती। हमने बताया कि 50 में से 48 राज्य ही ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। तो बचे हुए 2 राज्य कौन से हैं? ये हैं मेन और नेब्रास्का। इन दोनों राज्यों में 2 सीटें तो पॉपुलर वोट से ही डिसाइड होती हैं, लेकिन बची हुई सीटों पर जो पार्टी जीतती है उसे इलेक्टर्स की संख्या उसी हिसाब से तय होती है। मसलन मेन राज्य में 2016 में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों ने एक सीट जीती थी, लेकिन पॉपुलर वोट्स के हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी ही आगे थी, इसलिए उन्हें 3 इलेक्टोरल वोट्स मिले। वहीं रिपब्लिकन पार्टी को 1 से संतोष करना पड़ा। अब आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर। हालांकि शुरू में बताए गए उदाहरण जैसे इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर मामलों में वोटिंग वाले दिन ही पता चल जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। पर ऑफिशियली बात करें तो वोटों की गिनती के बाद दिसंबर महीने में हर राज्य के चुने हुए इलेक्टर्स एक जगह पर मिलते हैं और बैलेट बॉक्स में अपनी जनता की पसंद के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। इसके बाद जनवरी महीने के पहले शुक्रवार को दोनों हाउसों की जॉइंट बैठक बुलाई जाती है, जैसा भारत में होता है संसद का संयुक्त सत्र। तो यहीं पर इलेक्टर्स के वोट्स की गिनती होती है। जो भी उम्मीदवार 538 में से 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाता है उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। याद रखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पाने वाला या सबसे ज्यादा इलेक्टर वोट्स पाने वाला कैंडिडेट नहीं जीतता। जीतने के लिए 270 इलेक्टर वोट्स पाना जरूरी है। यहां चुने हुए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 22 जनवरी के दिन पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और इसी दिन से अपने दफ्तर का कामकाज भी संभालने लगते हैं। इस दिन को इनॉग्रेशन डे नाम से जाना जाता है। इनॉग्रेशन डे को 1-1.5 साल तक चलने वाली राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया का समापन दिवस भी कहा जा सकता है। तो हम आ गए अपने तीसरे एपिसोड के अंत पर। कच्चे लिंटर सरीखा इलेक्टोरल कॉलेज तो प्रेसिडेंट के चुने जाते ही डिसॉल्व हो गया। फिर सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, राज्य सरकारें कैसे बनती हैं ये बताएंगे हम चौथे एपिसोड में। और अगर आज का ये ज्ञान लेने के बाद कोई सवाल मन में है तो लिखें कमेंट सेक्शन में, उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचेंगे इस सीरीज के अंत में। अब नए एपिसोड का इंतजार कीजिए। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।